अभी थोड़ा लोग आएंगे तब ना। यो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आप सबके बीच एक ऐसे विषय को लेकर इस लॉकडाउन पीरियड में, जो कि इस समाज का, इस राष्ट्र के लिए चिरंतन सत्य की तरह है, वैसे विषय संगठन और कार्यकर्ता को लेकर 20 मिनट के संवाद के लिए आया हूं। मित्रों, मैं यह स्पष्ट करूं कि हम सब जिस समाज में रहते हैं, संगठन का क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता होती है। हस्तस्य भूषणं दानं, सव्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं, भूषण की प्रयोजनम। जिस तरह हाथ का गहना जो है वो दान के लिए माना जाता है, सत्य बोलना गले का गहना माना जाता है, कान का गहना शास्त्र सम्मत बातों को सुनना होता है। अतः जिसके पास ऐसे गहने हैं, जिनके पास इन सभी गहनों का भरमार है, उनको सोने चांदी जैसे गहनों से क्या मतलब। यानी संगठन और कार्यकर्ता जो समन्वय रूप से काम करते हैं, अगर ये दो गहने इस समाज में हैं तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र एक परम वैभव पर, जिसकी कल्पना एक देशभक्त परिवार लेकर चलता है, हम सब उसके लिए काम करते हैं, यह सफलता का श्रेय और साधक बनता है। आज मैं इस विषय को लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। जो भी बंधु शामिल हो रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अमर झा जी, माननीय सागर जी, प्रदीप जी, शेखर जी, राजीव जी, हमारे मित्र उपस्थित हुए हैं। आज ऐसे 13 वर्षों की पुरानी जब ये मन में आया कि अपनी संगठन क्षमता को भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद हम पुनः से समाज में रख सकें, और मैं आपको स्पष्ट करूं कि जब सेवानिवृत्त होकर भारतीय नौसेना से आया तो मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के विद्यापति नगर कार्यालय में प्रवास करता था, और फिर यह चिंतन चलता था कि एक सैनिक जब सेवानिवृत्त होकर आता है तो परिवार को पालने के लिए उनकी जो सबसे बड़ी है कि उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, कैसे हो। लेकिन मेरी चिंता थी कि समाज में एक नए स्वरूप से संगठन का निर्माण हो, जो सैनिकों के सामान्य समाज हित, राष्ट्र हित और सैन्य हित के मुद्दों पर काम कर सके। और मैं प्रवास के दौरान अपने प्रचारक से, अपने संघ के वरिष्ठ लोगों से, अपने सहपाठियों से चिंतन और मनन किया करता था। और आज पूर्व सैनिक सेवा परिषद जो जमशेदपुर लौ नगरी में एक नए आयाम के साथ खड़ा है, आप सबके साथ खड़ा है, सहयोग के साथ खड़ा है, उसी का परिणाम है संगठन। रागिनी दीदी हमारे साथ जोड़ी, हमारी मार्गदर्शक स्वयं विदुषी हैं। सुमेंद्र हमारा विद्यार्थी। आप सबका एक बार हृदय से आभार। अमरेंद्र जी को जय हिंद।
संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। यानी संगठन है क्या, संगठन बनता कैसे है, संगठन का भाव और स्वरूप किससे निर्माण होता है, निर्मित किससे होता है। स्वर मिलाकर बोलो, तुम्हारे मनों में समान बोध हो। पूर्व में भी देवता ने ऐसा अपना भाग प्राप्त किया है। इस तरह सम्मिलित बुद्धि से कार्य करने वाले उसी प्रकार अपना अभिष्ट प्रकार करते हैं। ऐसे चीजों को हम संगठन कहते हैं। मित्रों, संगठन और कार्यकर्ता के इस विषय पर आगामी 20 मिनट में हम जिन चीजों की चर्चा करने वाले हैं, उन चीजों में आज की परिस्थिति में यह देखना आवश्यक होता है कि संगठन के जो घोष वाक्य होते हैं, संगठन में जो प्रमुख चीजें होती है, उन चीजों में क्या क्या चीज होते हैं जिनका कि हम सबको ध्यान रखना पड़ता है। हम उस चीजों को अब अपने बीच में रखना चाहेंगे कि श्रेष्ठ संगठन का निर्माण कौन करता है, कैसे होता है, क्या पद्धतियां होती है जो श्रेष्ठ संगठन के लिए आदर्श और उत्कृष्ट कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं। इसलिए हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं कि संगठन के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। एक बार हम सब लोग पुनः इसको श्रवण करें। संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कार्यकर्ता, उसके बाद है कार्यक्रम, उसके बाद है कार्यालय, और फिर है इन सब चीजों का क्रियान्वयन। मित्रों, हम सब लोग एक अच्छे संगठन, एक श्रेष्ठ संगठन के निर्माण में इन सब चीजों का समावेश होने के बाद ही लगता है कि हम अच्छे कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। दुनिया का सबसे प्रेरक संगठन, दुनिया का सर्वव्यापी संगठन, दुनिया का सबसे बेहतरीन संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हमारे माननीय आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिनकी चिंतन से हम सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, आज इसका एक ज्वलंत जीवंत प्रस्तुत उदाहरण है। संगठन के जो ध्येय वाक्य होते हैं, संगठन के जो घोष वाक्य होते हैं, संगठन के जो बोध वाक्य होते हैं, उन सब का चिंतन हम सबको बहुत आवश्यक होता है। संगठन के ध्येय वाक्य को समाज में प्रतिस्थापित कर सकें। माननीय अजय कुमार झा जी, भारत स्वाभिमान, हमारे बीच मुझे सुनने के लिए आए हैं। संगठन पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संस्थापक में से एक जसवीर जी, जय हिंद। मित्रों, संगठन के ध्येय वाक्य को समाज में प्रस्थापित करने के लिए कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन संगठन में जिस चीज किस कार्यकर्ता के लिए होना क्या क्या चाहिए, वैसे संगठन के लिए समर्पण, संसाधन, समय और संपर्क, ये 4 सौ जो हैं हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। एक समर्पण है, एक संसाधन है, एक समय है और एक संपर्क है। इन सब चीजों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो संगठन की नींव जिस पर रखी होती है, उस कार्यकर्ता के मनोबल के बल पर संगठन नित्य अपने चरम गति से अपने आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होता है। जिस बात के लिए हम चर्चा करते हैं कि क्या संगठन के ध्येय वाक्य को समाज के बीच ले जाकर सिर्फ करने से ऐसा होता है क्या, इसलिए हम सब में यहां पर एक चिंतन करेंगे कि उन गुणों में, उन श्रेष्ठ संगठनों में जो कार्यकर्ताओं के बीच होना चाहिए, क्या होना चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच। इन 4 चीजों के अलावे एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता का निर्माण करने के लिए हम सबको वक्तृत्व होना चाहिए, यानी ही शुड बी ए गुड ऑरेटर। कर्तृत्व होना चाहिए, यानी ही शुड बिलीव इन एक्शन। उसके बाद उसका नेतृत्व होना चाहिए, इन ही शुड हैव ए एग्जाम्पलरी लीडरशिप।
अनुकरणीय, उदाहरणीय नेतृत्व क्षमता, और अंत में जो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है व्यक्तित्व होना चाहिए। कैसा व्यक्तित्व है कार्यकर्ता का निर्माण करने के लिए, कैसा समाज में परिचायक बनता है, ये व्यक्तित्व होना चाहिए। तो वक्तृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व और व्यक्तित्व, ऑरेटर, एक्शन, लीडरशिप एंड पर्सनालिटी। जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, हर एक कार्यकर्ता के बीच इस बीज का भी रोपण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फल की कामना करते हैं तो ऐसे बीज का रोपण करना आवश्यक होता है। बिना ऐसे बीज बोए हम ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और संगठन आज की परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं का निर्माण कम कर पाता है, और उन कार्यकर्ताओं के निर्माण कम कर पाने की स्थिति में संगठन में कार्यकर्ता कम, और आज की भाषा में उसको कहते हैं चमचों की संख्या ज्यादा हो जाती है। हमें कार्यकर्ता का निर्माण करता है, हमें नेतृत्व के लिए हाँ में हाँ मिलाने वाले, अपने साथ चलने वाले सिर्फ ऐसे लोगों का निर्माण नहीं करना है। हम सबको एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए, परम वैभव पर पहुंचने वाले भारत के निर्माण के लिए वैसे लोगों का निर्माण करना चाहिए। मित्रों, अब आप यहां पर सवाल कर सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं, हम ये जान सकते हैं। माननीय लाला जोशी जी, अजीत जी, अभय शर्मा जी, आप हमारे बीच मुझे सुनने के लिए आए, बहुत बहुत आभार। मित्रों, कार्यकर्ता भी एक व्यक्ति है, कार्यकर्ता एक व्यक्ति है, और गुण दोष जो हैं कार्यकर्ता के व्यक्तिगत मूलक हैं। उन व्यक्तिगत मूलक को समाज में संगठन के माध्यम से कैसे उन गुण दोष के मूलक को हम बेहतर कर सकते हैं, यानी सकारात्मक भाव के साथ लेकर प्रदत्त मूलकों को कैसे सतत प्रक्रिया के तहत उसे या तो बेहतर बना सकते हैं, या उन दोष के निवारण के लिए भी, जो कार्यकर्ता में गुण और दोष हैं, गुण को तो हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि उन दोष के निवारण के लिए भी संगठन भाव को सहयोगी बनना चाहिए। ये हमारा दायित्व होता है, और ये हमारा दायित्व है कि ऐसे दोषों के निवारण के लिए जो व्यक्तिनिष्ठ दायित्व है उसको निवारण करने के लिए हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सम्यक निष्ठ भाव से उसका आचरण करने के लिए सिखाएं। अतः इनके निवारण से हम एक श्रेष्ठ संगठन का निर्माण करने के लिए कुशल कार्यकर्ता के निर्माण में सफलीभूत भी हो सकते हैं। इन विकार स्वरूपों को मैं इसको एक विकार स्वरूप मानता हूं। कुछ संस्कारगत होते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। इन विकार स्वरूपों द्वारा कार्यकर्ताओं को छोड़कर इन कार्यकर्ताओं में 4 गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए। जो लोग संगठन करता है, जो लोग समझते हैं कि हमें समाज में काम करके संगठन के माध्यम से हमें चलना है, ऐसे निर्माण में कार्यकर्ताओं को एक पास जो है ये 4 चीजें होनी चाहिए। कार्यकर्ता सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। कार्यकर्ता सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। कार्यकर्ता जब काम करे तो वो स्वयं की प्रेरणा से काम करे। लीडरशिप का आवश्यकता है, नेतृत्व की आवश्यकता है, लेकिन स्वयं की प्रेरणा से काम करने वाला कार्यकर्ता संगठन हित और समाज हित और राष्ट्र हित में आगे बढ़कर स्वयं नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करें। कार्यकर्ता में प्रामाणिकता होनी चाहिए। हम जहां भी काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता ऐसा हो कि जहां वो काम कर रहा है, जिस समाज में काम कर रहा है, जिस कार्यक्षेत्र में काम कर रहा है, जिस स्थल पर वो काम कर रहा है, जो व्यवसाय में काम कर रहा है, मान लिया कि मैं आज एनटीटीएफ आरडी टाटा में काम करता हूं या आप कहीं काम करते हैं, संगठन का ये मूल मंत्र है कि हम सब जहां भी काम करें अपने व्यवहार से, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने व्यवहार से हम वहां पर भी राष्ट्र, समाज और देश की चिंता के लिए अपने संगठन को आधार मानकर उसमें लोगों को जोड़ सकें। आज इन चीजों को हम सबको देखना चाहिए। रागिनी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सुंदर वक्तव्य लिखा है, लेकिन हम सब आपको सुनने के लिए परसों मैंने सुन नहीं पाया आपकी काव्य रचना। मैं आपसे पुनः एक बार समय लेकर हम सब आपको सुनेंगे। जय हिंद। मित्रों, संगठन के जो चरित्र होते हैं,
इन चरित्रों के अलावे कार्यकर्ता को समझना पड़ता है। कार्यकर्ता को हम आजकल बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, कार्यकर्ता को समझना पड़ता है। कार्यकर्ता होता कौन है? कार्यकर्ता हमारे संस्कार में, हमारे शास्त्रों में कर्ता की बड़ी उपलब्धि है। हम सब जानते हैं कि हमारे संस्कार में जब कोई मृत हो जाता है, अपने परिवार में कोई हो जाता है, उनका तपोमय जीवन होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं। आप उसका चिंतन वहां से कीजिए कि हम ऐसे संगठन का निर्माण करने वाले हैं, हमें कैसे कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता को जो कैसे नेतृत्वकर्ता होनी चाहिए जो वैसे कार्यकर्ता का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सामान्य भाषा की सहजता में कभी कभी शब्दों की गूढ़ता छिप जाती है, यह मेरा मानना है। यह व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूं कि कार्यकर्ता एक गूढ़ शब्द है। यद्यपि सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन इन शब्दों को बड़े नाप तोल कर आज के परिवेश में इसे प्रायोजित और प्रायोगिक तौर पर प्रयोग करते हैं। जी हां, मैं संगठन की आधारशिला माने जाने वाले मुख्य स्तंभ अपने कार्यकर्ता की तो बात कर रहा हूं। कार्य प्लस कर्ता संधि को हम जब करते हैं, कार्यकर्ता यानी एक तपोनिष्ठ भाव से निश्चित एवं सम्यक संस्कारों के साथ, अनुशासित भाव के साथ कार्य करने वाला ही कार्यकर्ता कहलाता है। यह सब हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं कि बड़ा निश्चित रूप से समाज में उनको एक तपोमय जीवन के साथ जीना पड़ता है। ऐसा कार्यकर्ता ही समय के साथ यानी शक्ति का संचय का केंद्र होता है। यह कार्यकर्ता शक्ति संचय का केंद्र है, ऐसी शक्ति संचय जिसमें उसे समाज के साथ संगठन को आगे ले जाने की क्षमता होती है। मित्रों, हम निष्प्रिय निष्ठावान सिपाही, ऐसे कार्यकर्ता समाज की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं। एक सैनिक की भाषा में समाज की सीमाएं क्या है, इस संगठन की सीमाएं क्या है, उन सीमाओं को बनाया जाता है, वो उसकी रक्षा करता है। एक कुशल, एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता, एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता घोषवाक्य जो संगठन का होता है, मान लिया जाए कि आज हम पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से कर रहे हैं, तो पूर्व सैनिकों का राष्ट्र हित में उपयोग, सदुपयोग खेल के लिए करते हैं। तो खेल से चरित्र का निर्माण, क्रीड़ा भारती हमारा एक अनुषंगिक संगठन है, तो खेल से संगठन का निर्माण, नैतिकता का निर्माण, क्रीड़ावृत्त्या सदाचारो, खेल से नैतिकता का निर्माण करना और फिर उससे नैतिक राष्ट्र का निर्माण करना। ऐसे घोष वाक्य जो होते हैं, ऐसे ध्येय वाक्य होते हैं, सेवा, साहस, सम्मान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ज्ञानशील एकता, ऐसे सब चीजों को लेकर और उनके उद्देश्य, हमारे उद्देश्य क्या है संगठन के, हम विचार क्या करते हैं, हम समाज में देखते क्या हैं। इसलिए हम सबको उन तीनों सीमाओं की, घोषवाक्य की, ध्येय वाक्य की और उद्देश्य की रक्षा करने के लिए कार्यकर्ता बनता है। और सबसे बड़ा संबल मित्रों, इस किसी भी संगठन का सबसे बड़ा संबल होता है उसका संगठन गीत। संगठन गीत को हर एक कार्यकर्ता को संगठन गीत ध्येय गीत के रूप में याद रखना चाहिए। किसी भी संगठन के संपूर्ण क्रिया शक्ति का केंद्र होता है संगठन गीत। इसलिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जो अपना ध्येय गीत है, संगठन गीत है, राष्ट्रहित में पूर्व सैनिकों के जो संगठन होते हैं, हम भारत के पूर्व सैनिक नई प्रेरणा लाए हैं। यानी भारत के जो पूर्व सैनिक हैं, जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, आज वर्तमान नागरिक परिवेश में समाज का काम कर रहे हैं, उनको हम सब लोग एक नई प्रेरणा से इस समाज के निर्माण करने वाले हैं। खेल खिलाड़ी खेल, खेल खिलाड़ी खेल, इस तरह से खिलाड़ियों को सामाजिक जीवन में जोड़कर एक नए भारत के निर्माण में, एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण में कैसे जोड़ सकते हैं, ये क्रीड़ा भारती का क्रीड़ावृत्त्या सदाचार बताता है। अतः हम सबको चाहिए कि नेतृत्वकर्ता हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, उसके प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि सही स्वरूप में उनके अंदर संगठन शिक्षा का आत्मीय भाव और मूल रूप का संचय हो सके। कभी कभी जीवन में
ऐसा भी आता है कि कार्यकर्ता निराश हो जाता है, कार्यकर्ता सोचने लगता है, विचारने लगता है कि आखिर कार्यकर्ता के जीवन में बचता क्या है। कार्यकर्ता कहता है मेरा क्या है, मैं तो इतना किया लेकिन मुझे मिला क्या। करता करता कभी करता है कि कार्यकर्ता काम कर रहा है और नेता का नाम हो रहा है। लेकिन मैं यहां बताना चाहता हूं दोस्तों, संगठन के निर्माण के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आत्मबल, आत्मसंयम और आत्मविश्वास होना चाहिए। आज जमशेदपुर का पूर्व सैनिक सेवा परिषद आज जमशेदपुर में खड़ा है 2007 में एक आत्मसंयम, एक आत्मबल, एक कर्तव्यनिष्ठ और एक घोष वाक्य के साथ कि एक संगठन का निर्माण करना है जो राष्ट्र हित में, सैनिकों के कल्याण के लिए और उनके पुनर्रोजगार के लिए और समाज हित में लड़ाई लड़ सके। ऐसे संगठन का निर्माण करने के लिए 2006 से 2007 पूरे 1 वर्ष लगे। और 2007 में अपने मित्र हमारे बीच उपस्थित हैं, राजीव जी हैं, संजय जी, ऐसे अपने मित्र उपस्थित हैं जिनके सहयोग से हमने 2007 में 7 मित्रों के साथ संगठन को खड़ा किया और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए ये शहर, लौ नगरी का शहर, जिसमें कि हमारे कारगिल के युद्धवीर, 1971 के युद्धवीर, 1962 के युद्धवीर रहते हैं, लेकिन इनको इनका शहर नहीं जानता, इनको समाज नहीं जानता था। तो मन में ये पीड़ा होती थी कि जिस सैनिक से, जो सैनिक इस समाज में रहता है, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और आज की बदली हुई परिस्थिति में ये संगठन का ही महत्व है, ये संगठन का ही वैल्यू है, ये संगठन की ही प्रणाली है जिससे आज पूरे शहर में सैनिकों का सम्मान, हवलदार मानिक वर्दा हो या घाटशिला के दिलीप बेसरा की माता जी हो या लेफ्टिनेंट कमांडर मनोरंजन कुमार जो शहीद हुए, उनके पिताजी नवीन कुमार बालीगुमा निवासी हो, या कन्हैया जो है अपने दुबे हैं वो हो, ऐसे शहीद किशन दुबे के परिवार को, ऐसे समाज आज उनको नमन करता है, पूरी श्रद्धा के साथ पुष्पांजलि अर्पित करता है हर एक कार्यक्रमों में। क्यों? इसलिए कि वीरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकर्ता के मन में नैराश्य ना हो। इसलिए मैं विवेकानंद के उस कोटेशन को यहां पर उद्धृत करना चाहता हूं। मित्रों, वीरता के साथ आगे बढ़ो, एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा तुम मत करो, उच्चतम आदर्श पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो, सत्य, मानवता और देश के प्रति जो चिरकाल तक निष्ठावान बन रहे हो, तुम संसार को हिला सकते हो। यानी तुम एक श्रेष्ठ संगठन का निर्माण कर सकते हो अगर आप में ये क्षमता रहती है। आज संगठन खड़ा होता है और इस चीज को लेकर मैं आप सबके बीच आया। और आप सब, रोहित हमारा स्टूडेंट, कैलाश भंडारी जी नमस्कार, आप हमारे हैं, हमारे कारगिल के युद्धवीर सत्येंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए हैं। मित्रों, एक बार मैं फिर आपको यह कहना चाहता हूं कि आज की जो दूसरी नैराश्य भाव को कार्यकर्ता के है, वो चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं? 5 मिनट का विषय समय शेष है। उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं? उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे अंदर मार्गदर्शन तो चाहिए। हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? कार्यकर्ता विवश हो जाता है, चिंतन करता है, संघर्ष से दूर भागने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैंने ईमानदारी से, समझ से काम किया। सुरेंद्र पांडे जी, मूर्ति साहब नमस्कार। मार्गदर्शन आखिर करेगा कौन? समाज में कौन है जो हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए? विद्यार्थी परिषद के बापन घोष जी नमस्कार आपका। संघर्ष को निकालने के लिए हम सबको, संगठनकर्ता को मार्गदर्शन तो चाहिए। मार्गदर्शन आखिर करे कौन? मित्रों, हो सकता है यहां पर एक विरोधाभास हो, लेकिन मैं यह समझता हूं कि मार्गदर्शन का श्रेष्ठ मार्गदर्शक वो व्यक्ति स्वयं है। स्वयं से, जो स्वयं उसकी आत्मा, स्वयं उसका विश्वास जो मार्गदर्शन करेगा, वो दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं मानता हूं संघर्ष नैराश्य का विस्मरण करता है, लेकिन आत्मसंयम और आत्मविश्वास प्रेरक प्रदीप की तरह काम करता है। योगेश जी, बहुत बहुत आभार। आप अभी बिहार में लॉकडाउन में फंसे हैं। संगठन के सक्रिय सहयोग से आपको आगे भी उम्मीद है कि आप संगठन के लिए एक कुशल श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन सकेंगे।
हम जब इस तरह से दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे के बीच प्रेरक प्रदीप न बनकर दोषारोपण से करते हैं, तो हमको क्यों लगता है कि यह अहंकार है, और अहंकार से हमको बचना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या सभी संगठनों में इस चीज की है, हम सबको बचना चाहिए। अहंकार, मैं ही हूं, अहम अस्मि, मैं ही हूं। मान लीजिए मैंने संगठन की स्थापना की और मेरा मिशन था कि मैं 5 साल के बाद एक कुशल नेतृत्व करके मैं संगठन को समाज के सामने सम्मुख खड़ा कर दूंगा, और मैंने 5 साल के बाद संगठन को अपने दायित्व से मुक्त कर दिया। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि व्यक्ति में, कार्यकर्ता में अहंकार ना हो, और अहंकार से हमें डरना चाहिए, अहंकारी से हमें दूर रहना चाहिए। कितनी दूर होना चाहिए, यह हमारे शास्त्र सम्मत कहीं लिखा हुआ है। अतः हमें अहंकार से उतना ही सावधान रहना होता चाहिए जितना कि एक पागल कुत्ते से। अहंकार और अर्थ आज के समाज की, आज के कार्यकर्ताओं की, आज के नेतृत्वकर्ताओं की, जो सही मायने में समाज की पीड़ा को ढेल रहे हैं और समाज में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रेरणा से वो इन दो चीजों से लड़ रहे हैं। एक अहंकार एक प्रवृत्ति है, अहंकार एक संस्कार नहीं है, एक प्रवृत्ति ने जन्म लिया है, और इस प्रवृत्ति से लड़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए हम सबको पागल कुत्ते की तरह, जिस तरह हम दूर रहते हैं, उसी तरह अहंकार से दूर रहना चाहिए। हम सब कार्यकर्ता को निश्चिंत होकर मन और हृदय की अपनी संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर और राष्ट्र की ओर संगठन के ध्येय वाक्य के साथ संचारित करते रहना चाहिए। तब मन में यह विश्वास जगता है कि हम ये समाज के लिए, हम ये देश के लिए, ये हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, पूरे सैनिक समाज के लिए कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए कर रहे हैं। ऐसा जब आता है तो ये मार्गदर्शन स्वयं की आत्मा से निकलता है, और तब देखता है कि विश्वास, आगे बढ़ो, तुम अपनी ओर देखो, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा निश्चय, तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे कार्यों के प्रति की निष्ठा का गवाह है, इसलिए वो तुम्हें प्रदान करेगा। इसलिए कार्यकर्ता जब निराश होता है तो उसकी दृढ़ता उसे उस लक्ष्य तक ले जाती है। इसलिए कार्यकर्ता को निराश नहीं होना चाहिए, और अगर निराश भी है तो आत्मविश्वास प्रभावी होना चाहिए, और वहां से बाहर निकलकर उसका मार्गदर्शन वो स्वयं कर सकता है, और उस चीज को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, हम सब किसी न किसी रूप में आज सभी तरह समाज में जुड़े हुए हैं। इन सभी समाजों को जुड़े हुए रहने के कारण आज हम जिन चीजों को चंद शब्दों में समेटना चाहते हैं कि चुनौतियां क्या है संगठन के सामने, हम राजनीतिक संगठनों की बात नहीं करते, क्योंकि राजनीतिक संगठन बिल्कुल एक अलग ढर्रे पे चलता है। वहां फायदे के लिए, वहां समाज से ज्यादा स्वयं की चिंता, समाज से ज्यादा संगठन से ज्यादा अर्थ की चिंता, नाम की चिंता, छपास प्रवृत्ति की चिंता वहां रहती है। लेकिन संगठन के ध्येय से मैं यहां पर यह आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोग अपने निमित्त जिन चीजों को करना चाहते हैं, उसमें कार्यकर्ता को यह बात ध्यान में रखना चाहिए, वी मस्ट बिलीव इन एन एक्शन एंड दैट एक्शन शुड बी हैव ए विजन। एक्शन माइनस विजन इज ए कंफ्यूजन। जो संगठनकर्ता सुन रहे हैं उनको विचार करिए, उनको नोट कीजिए कि एक्शन माइनस विजन इज अ कंफ्यूजन। हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्येय नहीं, हमारा लक्ष्य नहीं है। हम कहां काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? क्या सिर्फ स्वयं के लिए, स्वयं में अखबार में बने रहने के लिए, स्वयं में मीडिया में बने रहने के लिए, स्वयं के लिए काम कर रहे हैं क्या? एक्शन माइनस विजन इज अ कंफ्यूजन। तो क्या करना चाहिए फिर? विजन माइनस एक्शन, विजन माइनस एक्शन, इट इज इमेजिनेशन। यह कल्पना है। हम कल्पना के आधार पर अपने संगठन के माध्यम से समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सौरभ सैनी जी, निरंजन जी, आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, आप सबने हम सबको सुना है और हम सबको सुन रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको यहां बता रहा हूं संगठनकर्ता को, और जो सबसे बड़े जीवन में आना चाहिए या नेतृत्वकर्ता को होना चाहिए, विजन प्लस एक्शन, विजन प्लस एक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन चीजों को, पवन चौबे जी जय हिंद,
हमारे फेसबुक फ्रेंड बहुत बहुत अच्छी आप लिखते हैं और हमेशा फॉलो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तो मैंने जिस चीज को मैं एक बार दोहराना चाहता हूं अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए, अपने सभी संगठनकर्ताओं के लिए, एक्शन माइनस विजन, कंफ्यूजन, विजन माइनस एक्शन, इमेजिनेशन सिर्फ कल्पना है वो, और विजन प्लस एक्शन इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। और हम परिवर्तन लाकर, परिवर्तन की बयार चलकर हम समाज में अपने संगठन के माध्यम से इस नागरिक परिवेश में किस तरह से निर्माण कर सकते हैं, इस राष्ट्र के परम वैभव को किस तरह ले जा सकते हैं, वैसे चीजों की चुनौतियों से हम लड़ सकते हैं। ऐसी चुनौतियां क्या है, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं अगले 5 मिनट में कि ऐसी चुनौतियां है क्या संगठन के पास। विश्व हिंदू परिषद के हरिराम ओझा जी नमस्कार। ऐसी चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती है सामूहिकता की। हम सामूहिकता, संगठन सामूहिक है लेकिन सामूहिकता में हम विश्वास नहीं कर पा रहे। अनामिकता, पारस्परिकता और सबसे बड़ी बात समग्रता। जरूर इसको आप सब विचार कीजिए, नोट कीजिए, समझिए और चिंतन कीजिए कि हम सब आगे समाज में संगठन को इस स्वरूप में ले जाएं। सामूहिकता, ग्रुप, टीम स्पिरिट, इस भाव के साथ कि सामूहिकता में ही समाज की श्रेष्ठता निहित है, और जिसमें समाज की श्रेष्ठता निहित है वही संगठन श्रेष्ठ है, और जो संगठन श्रेष्ठ है उसका नेतृत्व और कार्यकर्ता निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा। हम वैसे संगठनों के साथ सहयोग करके समाज का निर्माण करेंगे। हम प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, हम प्रतिभागी नहीं बनेंगे, हम सहयोग के साथ चलेंगे। इसलिए आप सब विचार करते होंगे कभी कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद आज जमशेदपुर के लगभग कई संगठनों के साथ, केरला भारती हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू जागरण मंच हो, विद्यार्थी परिषद हो, वॉइस ऑफ यूनिटी हो, बजरंग सेवा संस्थान हो, ऐसे कई संगठनों के साथ, बागबेड़ा हेल्पिंग हैंड्स हो, परम क्लब्स हो, ऐसे सभी संगठनों के साथ हम सब जुड़े रहते हैं। और हम सब उनके साथ जुड़कर, उनको लगता है कि स्वयंसेवी संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं समाज के निर्माण में सहयोगी होती है, इसलिए हम सबको इन सबको सामूहिकता में विश्वास करना चाहिए, तभी हम समाज का निर्माण। कैसी पारस्परिकता होनी चाहिए, कैसी पारस्परिकता, अपनापन होना चाहिए, परस्पर एक दूसरे के साथ ऐसी अपना बनना चाहिए। देवेंद्र जी जय हिंद। और इन सब चीजों के साथ हम सबको इस नाते कि समग्रता में विश्वास होना चाहिए। हम सबको समग्रता में विश्वास होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने परिव्राजक पढ़ी है, लेकिन कार्यकर्ता को स्वाध्यायी बनना चाहिए। समग्रता लाने के लिए जीवन में कार्यकर्ता को स्वाध्यायी बनना चाहिए। हमारे परम मित्र आरजे अभय जी, जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद फहीम जो सेना से सेवानिवृत्त हैं और बॉक्सर हैं, वो भी हमारे बीच हैं। एनटीटीएफ के संगमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मित्रों, जिस समग्रता की हम बात कर रहे थे, ये सभी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से ऊपर उभरने के लिए हम सबको चिंतन करना चाहिए। किस चिंतन भाव में करना चाहिए, ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए। ऐसी चुनौतियों के अलावा ये सांगठनिक चुनौतियां हैं, कार्यकर्ताओं से भी हमें चुनौतियां मिलती है। हम जिस कार्यकर्ता पर जितना विश्वास करते हैं, उस कार्यकर्ता के नेतृत्व में वो चीज रहती है क्या, हम उस चीज को जान सकते हैं क्या, हम उस चीज को पहचान सकते हैं क्या। हम सब विश्वास करते हैं, क्यों, हम सब विश्वास में जीने वाले लोग, हम सैनिक हैं। हीट फर्स्ट, हीट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग, यानी हमारा लक्ष्य तय है, हमारी साधना के हिसाब से सबसे पहले हमें हिट करना है। हीट फर्स्ट, हीट हार्ड, और इतनी जोर से हिट करना है कि दुश्मन तबाह हो जाए, और कीप ऑन हिटिंग, तब तक हिट करना है, तब तक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, जब तक हम तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, दुश्मन हमारा समाप्त ना हो जाए। इसलिए ऐसा कौन सा दुश्मन है, ऐसा कौन सा दुश्मन है जो संगठन के लिए चुनौती बना हुआ है। संतोष जी, अभिजीत जी, बहुत बहुत आभार आप सबका भी। मित्रों, अहम अस्मि भाव, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरा ही आदमी अध्यक्ष बनना चाहिए, मेरा ही आदमी महामंत्री बनना चाहिए, मैं क्यों नहीं बन सकता हूं, मैं 2 दायित्व भी कर सकता हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं,
ऐसी प्रवृत्तियां को कैसे हम सुधार सकते हैं, ऐसे कैसे समझा सकते हैं, अहम अस्मी भाव को तिलांजलि देकर, कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करके मार्गदर्शन जरूर कर सकते हैं, ऐसे भाव को लेकर चलना। आज की प्रवृत्ति का सबसे गंदा और सबसे निकृष्ट प्रवृत्ति जिसको मैं मानता हूं वो है छपास प्रवृत्ति, यानी छपने की प्रवृत्ति। हम आज दान दे रहे हैं, आज इस माहौल में भी मुझे चिंता का विषय है कि आज हम घर में लॉकडाउन है, इस माहौल में भी हम सेवा करते हैं। कहीं एक आदमी को 2-3 किलो चावल, 1 किलो आलू और थोड़ा सा सामान देते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उसका फोटो हम अखबार के पन्नों पर देते हैं, इतने बड़े संगठन और 4 आदमी को खाना दिया। हम भूलते नहीं है। माननीय दिलीप पोद्दार जी, कार्तिक दत्ता जी, बहुत उत्साही ऊर्जावान लोग हमारे बीच जुड़ रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। कैसे इससे निजात मिले, कैसे इससे मुक्ति मिले? भाई दीपक बजरंगी, हिंदू जागरण मंच। मित्रों, इस प्रवृत्ति से छूटना जरूरी है। अगर सही रूप में समाज का निर्माण करना है, सेवा करनी है, तो जरूरी है। अमन मिश्रा जी को नमस्कार। क्योंकि बड़ी दुख होता है कि आज जब हम सेवा कर रहे हैं और उसका एक फोटो देकर उस आवश्यक पड़ने वाले लोगों के बीच हम फोटो खिंचाते हैं। हम सब सामूहिक रूप से फोटो खींच सकते हैं, एक फोटो डाल सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा करना कि सेवा का मूल रूप खुई छिप जाए, ये गलत है। ऐसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आगे आने की प्रवृत्ति हो, नेतृत्व करने की प्रवृत्ति हो, लेकिन नेतृत्व के बहाने छपने की प्रवृत्ति ना हो। अर्थव्यवस्था बहुत बड़े भ्रमजाल में फंस गया है समाज आज। समाज का व्यक्ति भी जानता है, समाज के श्रेष्ठ गुणीजन भी जानते हैं, समाज के व्यवसायी भी जानते हैं कि आज इतने संगठन हैं कि समाज जब का संगठन जब वहां पर सहयोग के लिए जाता होगा तो वो व्यवसायी भी सोचते होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर 2007 से या किसी भी संगठन को मानना चाहिए कि हम सब स्वयं के बल के निर्माण पे, चाहे हमारा कारगिल विजय दिवस की यात्रा का कार्यक्रम हो जिसमें आप सब शरीक होते हैं, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल यात्रा निकलती है और कारगिल के वीरों को लेकर चलती है, या फिर आपका टाउन हॉल का प्रोग्राम, केरला समाजम का प्रोग्राम हो, हम सब अपने स्वयं से करते हैं। मैं उन कुछ मित्रों का सहयोगी होता हूं, बैंक ऑफ इंडिया का सहयोगी होता हूं, सुरभि का सहयोगी होता हूं, जो स्वयं से प्रेरणा के स्वरूप में हम सबको आकर सहयोग देते हैं। लेकिन समाज में अर्थव्यवस्था जो संगठन की है एक ऐसी स्थिति पर आके खड़ी है जहां स्वयं से निर्माण करने की होनी चाहिए और समाज में स्पष्टता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और अर्थव्यवस्था के चलते संगठन ना टूटे, संगठन का खराब ना हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। स्वीकार्यता, समाज में स्वीकार्यता आवश्यक है, स्वीकार्यता आवश्यक है। समाज अगर आपकी स्वीकृति को नहीं मानता है तो ऐसे संगठन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस बात का विश्वास करते हैं। हमारे कौशल जी, अमरनाथ जी नमस्कार, अभिजीत जी, गांगुली भाई, नोबू भाई, हमारे नेवी के साथी, जय हिंद। स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। सैनिकों के बीच आज हम काम करते हैं, खिलाड़ियों के बीच से केरला भारती काम करती है, सेवा के लिए हम लोग काम करते हैं, संघ आज काम करता है, और भी हमारी प्रेरणा, अपनी प्रेरणा से हमारे बहुत से युवक आज तरुणाई के रूप में काम कर रहे हैं, वॉइस ऑफ यूनिटी काम, बहुत सारे संगठन काम करते हैं। लेकिन समाज में स्वीकार्यता अपनी बनानी पड़ती है, अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व, नेतृत्व से, व्यक्तित्व से, और इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबको सामाजिक स्वीकार्यता है। आज कभी कभी लोग पूछते हैं, जब हम चर्चा करेंगे लास्ट के 2 मिनट में आपसे, और सबसे बड़ी बात जो है अल्प ज्ञान। हमें संगठन के बारे में मालूम नहीं, हम संगठन के सदस्य बन गए, संगठन की सदस्यता बढ़ाने के लिए हमने ले लिया, उनको घोष वाक्य मालूम नहीं, संगठन का गीत मालूम नहीं। हमारे साहित्यकार, हमारे मित्र सिन्नी के मुकेश कुमार महापात्रा जी, हमारे पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व महामंत्री सिद्धनाथ जी हमारे बीच आए हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। और आप सबको सीखना और सुनना चाहिए। मित्रों, हम बात कर रहे थे अल्प ज्ञान की। हर एक संगठन का अपना गीत होता है, ध्येय वाक्य होता है,
इन सब का ज्ञान तक नहीं होता है और हम उसको मेंबर बना लेते हैं, सदस्य बनाते हैं। क्यों? हमारे 1000 सदस्य हैं, हमारे 500 सदस्य हैं, और जब समय आता है तो हम 50 सदस्य भी समाज के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। कागज के पन्नों पर संगठन की संख्या, कार्यकर्ताओं की संख्या देकर संगठन को शक्ति बताना, यह समाज की स्वीकार्यता नहीं है, यह गलत है और यह प्रथा बंद होनी चाहिए। इसलिए समाज को भी जगना होगा, समाज को देखना होगा कि नैतिक मूल्यों की पराकाष्ठा पर जीने वाला लोग जिनके साथ है, हम समाज सिद्धांत, सत्य, संघर्ष करने वाले लोगों के साथ हैं। भले ही कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय में हमारा समय, क्योंकि कहा गया है हमें समय लग सकता है, हम निश्चिंत रहकर निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 या 2 वर्षों में स्वयं सिद्धि का आसान है, ऐसा विवेकानंद ने कहा। मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि आपने परिव्राजक पढ़ा है क्या? आपने अज्ञेय की यायावर पढ़ी है क्या? आपने माननीय गुरु जी का बंच ऑफ थॉट्स पढ़ा है क्या? ऐसी सब किताबों को पढ़कर आप सबको ज्ञान हासिल करना चाहिए। संगठन की पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए, उनको जानकारी लेनी चाहिए। ये अल्प ज्ञान वहां से मिटता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी संगठन के लोग ऐसे ऐसी पुस्तकों को, ऐसे ऐसी किताबों को, जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इतिहास में तो बहुत कुछ पढ़ाए जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मां नेहरू जी की किताबें, ये किताबें, वो किताबें, लेकिन किताबों की प्रेरणा का स्रोत क्या है? क्या आपने पढ़ा है? किस तरह से? कितने लोग ऐसे होते हैं जो जानते हैं अपने उस संगठन के बारे में? हम एक दूसरे संगठन के बारे में जाने। इसलिए मैं अंतिम 5-2 मिनट में आपसे अपना विषय रखना चाहता हूं मित्रों, कि आप सब ने मुझे सुना। इसलिए संगठन के निर्माण के लिए हम सब लोग, इस समाज के निर्माण के लिए हम सब मिलकर, एक होकर, आज जब मैं संगठन का निर्माण कर रहा था, आज मैंने नाम लिया आपके सामने कि हमारे कुछ नागरिक मित्र, हम सैनिक हैं। आज मेजर गौरव आर्या को रिपब्लिक टीवी पर मैं सुन रहा था, वर्दी पहनना ही देशभक्ति की पहचान नहीं है। वो वही देशभक्त नहीं है जो सिर्फ वर्दी पहनता है। इसलिए सैनिकों की सेवा करने वाला लोग, सैनिक की कल्याण करने वाले लोग सिर्फ पूर्व सैनिक ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो तमाम लोग जिन्होंने संगठन के निर्माण में, ऐसे हम, मैं याद करता हूं, आज राजीव जी को मैं याद करता हूं, संजय जी को मैं याद करता हूं, अपने ऐसे मित्रों को, अपने माननीय अपने संगठन मंत्री जिन्हें बाद में परिचय हुआ कि हमारा अनुसांगिक अखिल भारतीय स्तर का यह सैनिक संगठन है, ऐसे लोगों को, माननीय नरेंद्र जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो स्वर्ग सिधार गए हैं, ऐसे सब लोगों को मैं स्मरण करता हूं। सार्जेंट प्रेम कुमार झा को याद करता हूं, मैं हवलदार जसवीर सिंह को याद करता हूं, मैं हवलदार आलोक पांडे को याद करता हूं, सार्जेंट राजकुंद शर्मा को याद करता हूं। जितने लोगों ने इस संगठन की नींव, इस संगठन की आधारशिला को खड़ा किया है, आज फिर से एक बार ये जगने की बेला है और हम सब लोग इस प्रेरणा के पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र, मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि समाज आज 14 अप्रैल समाप्त हुआ। 14 अप्रैल को हम सब लोग अभ्युदय के साथ ब्लड डोनेशन, रक्तदान करते हैं। रक्तदान इसलिए नहीं करते हैं कि किसी का जीवन दान हो रहा है, जीवन दान तो होना ही है, क्योंकि आप अपने रक्त, अपने जो आपके धमनियों में बहता हुआ रक्त है, जो गर्म है, वो आप किसी के जीवन को दान के स्वरूप में उसको जिंदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम करते हैं, उस दिन कर्नल शौकत अली को याद करते हैं, वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज को याद करते हैं, क्योंकि आजाद हिंद फौज दिवस हम मनाते नहीं है। कहां मनता है? पूरे देश में 2-4 जगहों पर हम आजाद हिंद फौज मनाते हैं, दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को जमशेदपुर में 56 यूनिट रक्तदान हुआ। आप सब ने उसमें सहयोग की भूमिका निभाई। कर्नल शौकत अली ने मणिपुर, बर्मा पर जब आक्रमण किया था आजाद हिंद फौज के माध्यम से, और बर्मा में से होते हुए इंफाल में घुसे थे, तो कर्नल शौकत अली ने अंग्रेजों के यूनियन जैक को उतार कर फेंक दिया। उस जगह का नाम था मोइरंग। हम मोइरंग दिवस मनाते हैं। इसलिए हम अपने तरुणों को, हम अपने बच्चों को, हम अपने विद्यार्थियों को ये कितनी बार बता पाते हैं, कर्नल शौकत अली आजाद हिंद फौज दिवस इतना तारीख को होता है। हम सबको याद है, फादर्स डे, मदर्स डे, वुमेन्स डे, ये डे, लव डे, फुल डे, ऑल दिस डे, बट हाउ मेनी पीपुल नोस अबाउट ऑल दिस? कर्नल शौकत अली को हम लोग याद करते हैं। मैं देख रहा था कल ही, चुन्नी गोस्वामी नहीं रहे हमारे बीच, 3 फुटबॉलर ऐसे रहे। बहुत कम लोगों का पोस्ट आया, बहुत कम लोगों ने लिखा, लेकिन जो ही ऋषि कपूर गए, हमें किसी बॉलीवुड या किसी से विरोध नहीं है, लेकिन क्या बॉलीवुड का इरफान, बॉलीवुड का ऋषि कपूर ही हमारा आदर्श हो सकता है क्या? क्या चुन्नी गोस्वामी, जिसने पूरे दुनिया में भारत के फुटबॉल जगत से जो तीन कहलाते थे, पीके, पुन्नी और बलराम, ऐसे लोगों को हम लोग अपने बच्चों को बता नहीं सकते क्या? उसके पोस्ट हो नहीं सकते क्या?
हम कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा सिद्ध कर सकें, इस अल्प ज्ञान को समाप्त कर सकें। यही मेरा आग्रह है कि हम सब लोग इस अल्प ज्ञान को समाप्त करें और हम सब लोग अपने समाज के बीच रहें। पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक बार सब संपर्क में रहें। सभी संगठनों से आग्रह करता है कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद आज तक जिन्होंने भी सहयोग किया है, जिन्होंने भी तन से, मन से, धन से सहयोग किया है, पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मान सम्मान और उन लोगों का सम्मान, आज हवलदार मानिक वर्दा को याद करते हैं, माता जगमाया देवी जो किशन दुबे की माता हैं उनको याद करते हैं, आज सूबेदार नवीन कुमार को हम याद करते हैं जो आज समाज में लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज तक इस शहर में कोई शहीदों के लिए पार्क नहीं है, आज इस शहर में शहीदों के लिए कोई मूर्तियां नहीं है, शहीदों की कोई राजनीतिक नेतृत्व कुछ नहीं करता, कोई प्रशासन कुछ नहीं करता। हम कितनी लड़ाइयां लड़ चुके। इसलिए समाज को जगना चाहिए, समाज को चिंतन करना चाहिए कि पारडी के चेक पोस्ट से जब हम घुसते हैं तो जमशेदपुर लौ नगरी में जब हम प्रवेश करते हैं तो सैनिकों का कोई द्वार होना चाहिए, किसी भी सैनिक का सैनिक के नाम पे होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन शहीदों के जो शहीद द्वार नाम हो और वहां पर नाम पट्टी लगे, ऐसा होना चाहिए। मित्रों, मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा आपको कि यूं ही वशीर बद्र एक बहुत बड़े शायर हैं। अगर रागिनी दीदी होंगी इसमें या हमारे शैल जी हमारे बीच होंगे तो वो बताएंगे आपको। मैं समाप्त करने से पहले आपको बता दूं, यूं ही बेसब न फिरा करो, कोई शाम भी घर पे रहा करो। बेसब मतलब बेकार का, बेसब मतलब बेकार का। यूं ही बेसब न फिरा करो, फिरा माने घूमना फिरना। कोई शाम भी घर पे रहा करो, वो गजल की अच्छी किताब है, वो गजल की अच्छी किताब है, चुपके चुपके पढ़ा करो। मित्रों, मैं इसलिए यहां बता रहा हूं, वो गजल की किताब कोई और नहीं है, वो गजल की किताब हमारा संगठन है और वो पढ़ने वाला आप हैं, आप कार्यकर्ता हैं। इसलिए मैंने लिखा, यूं ही बेसब न फिरा करो, कोई शाम भी घर पे रहा करो, वो गजल की अच्छी किताब है। यानी संगठन बहुत अच्छा है, चुपके चुपके पढ़ा करो, उसको हम सब लोग अध्ययन करें। और अंत में आप सबको, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। वशीर बद्र की गजल है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है दोस्तों, ये नए मिजाज का शहर है दोस्तों, जरा फासले से मिला करो, जैसे हम सब अब नमस्ते करते हैं। इसलिए मित्रों, आप सब ने हमको सुना, हम सबको है आप सबका सहयोग मिला। मैं एक बार आप सबके लिए पुनश्च आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, किंतु संगठन के संपर्क में रहें, किंतु संगठन के संपर्क में रहें, हम कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।